हेलो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा है बांग्लादेश। अब जैसा कि जानते हैं, बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन को जैसे ही जमायते इस्लामी, रजाकारों और खासकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट मिला, वहाँ पे हिंसा हुई और हिंसा इस मुकाम तक पहुंची कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। अभी शेख हसीना भारत में है और वो चाह रही हैं कि किसी यूरोपियन कंट्री में उनको परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए, तब तक वो भारत में है, सुरक्षित हैं। लेकिन क्या इस एपिसोड ने, इस घटनाक्रम ने हमें फिर से 1971 में लाकर नहीं खड़ा कर दिया है? और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कहते भी हैं, और खास करके ये आरोप लग रहा है कि खास करके ये दिख रहा है कि आज से लगभग 55-56 साल पहले, यानी 1971 में बांग्लादेश जहाँ खड़ा था से मेरा मतलब है कि उस समय जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसे दो हिस्सा मिला था, एक पंजाब का पूर्वी हिस्सा, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा और बंगाल का पूर्वी हिस्सा। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में जो पंजाबी मूल के मुस्लिम थे, उन्होंने पूरे देश को डोमिनेट किया और पश्चिम पूरब में जो बांग्लादेश के लोग थे, जिसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया। हुकूमत में उनको पूरी जगह नहीं दी, सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने, उसकी आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों ने और उनको मदद कर रहे हैं जमायते इस्लामी, जो एक मुस्लिम संगठन है, उसके लोगों ने और रजाकारों ने, जो रजाकार वो लोग पूर्वी बंगाल के, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान की हुकूमत बांग्लादेश पर बनी रहे, उन लोगों ने भयंकर अत्याचार किया। उस अत्याचार के कारण बांग्लादेश के लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में, भारी संख्या में भारत में आकर शरण ली। शरणार्थी की समस्या जब विकट हुई तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसका परिणाम ये निकला कि दिसंबर 1971 में भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो अब उस बांग्लादेश, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई से पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ सोवियत रूस से एक संधि की और उस संधि के हिसाब से दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने एक दूसरे को सामरिक रूप से मदद करने का वादा किया। और ये जो संधि थी वो अमेरिका को बहुत नागवार गुजरा था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत में रूस का, यानी एक साम्यवादी देश की दखल बढ़े, और भारत इसलिए पाकिस्तान की तरफ हो गया था और पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका हमेशा खड़ा दिखाई दे रहा था भारत के खिलाफ। इतना ही नहीं, रूस और भारत की दोस्ती के बाद चीन का भी एक तरह से रूस से मनमुटाव हो गया था और अमेरिका ने इस स्थिति का फायदा उठाया था। और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने भी चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। उसने ताइवान के बदले चीन को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तरजीह दी थी और यहाँ तक कि जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में ताइवान का जो परमानेंट की जो पोजीशन थी, उसको हटा करके चीन को दे दिया गया था, क्योंकि चीन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा था दोस्ती के साथ। अब हम आते हैं बांग्लादेश और की मुक्ति को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की। दोस्तों, 10 दिसंबर की बात है 1971 की, जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री यानी फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने
संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के जो दूत थे हुआंग हू, उससे मुलाकात की और उन्होंने समझाना चाहा चीनी दूत को कि जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है उसमें भारत जीतते जा रहा है और भारत चाह रहा है, भारत का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बांग्लादेश को आज़ाद कराना नहीं है बल्कि भारत चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट दे ताकि पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो जाए कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर दोबारा ना देख सके। और इसलिए अमेरिका ने चीन को उकसाया, चीनी दूत को उकसाया कि तुम अपने देश के नेतृत्व को कन्विंस करो कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करे ताकि पाकिस्तान कमजोर ना पड़ना पड़े, क्योंकि चीन को डर दिखाया गया कि अगर पाकिस्तान को कमजोर कर दिया भारत ने तो उसका एकमात्र दुश्मन चीन बच जाएगा और चीन से निपटने में उसको आसानी होगी। लेकिन चीनी दूत ने अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की जो उकसाने वाली कूटनीति थी उसको भांप लिया और उसने साफ कहा कि देखो साहब, हमारे यहाँ यानी चीन में एक कहावत प्रचलित है कि अगर पूरब से सूरज नहीं उगेगा तो पश्चिम में उगेगा और अगर उत्तर से रोशनी नहीं आएगी तो दक्षिण से आएगी, यानी अगर पाकिस्तान नहीं तो भारत से ही। ये कहना था चीनी दूत का और हेनरी किसिंजर समझ गए कि दाल गलने वाली नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपनी 7वीं फ्लीट को भेजा और 7वीं फ्लीट को भेज करके अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता था कि भारत अपने अभियान को बांग्लादेश तक सीमित रखे और पाकिस्तान में घुसने का या पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में करने का या पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने का जो उसने कूटनीति बना रखी है, जो रणनीति बना रखी है, उस पर काम ना करे। और 7th फ्लीट जब वहाँ पे अमेरिका ने वहाँ भेजा हिंद महासागर में, तो उसका कहना ये था कि मैं अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अपना बेड़ा भेजा है, 7वां बेड़ा। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके नागरिक 2 दिन पहले उस क्षेत्र से खाली करके जा चुके थे, यानी भारत और बांग्लादेश के उस हिस्से से जो युद्ध प्रभावित था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी ने सिर्फ भारत को डराने के लिए भेजा था। लेकिन ये अलग बात है कि अमेरिकी बेड़े से पहले वहाँ पर रसिया ने अपनी फ्लीट भेज दिया था हिंद महासागर में भारत की रक्षा के लिए। बहरहाल ये हुआ कि 10 दिसंबर को चीनी राजदूत के साथ न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री की बैठक हुई थी और उसके बाद अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था हिंद महासागर में। उसके बाद 16 दिसंबर को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुआ था और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब यहाँ पर आकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। ये सवाल ये है कि उस समय जब भारत इस कंडीशन में था कि पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर कर सकता था, यानी तो क्यों नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि अब हम एक नई विषय वस्तु पर चलते हैं। दरअसल हुआ कि आज 10 दिसंबर की जो बैठक का जिक्र हमने किया है, उससे पहले 6 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को साफ कहा था कि हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बांग्लादेश की आज़ादी और दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेना। और दोस्तों, ताज्जुब की बात ये थी कि ये 6 दिसंबर को ये बैठक हुई थी और अगले दिन इस बैठक का पूरा लब्बो-लुआब अमेरिका में CIA के माध्यम से अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर तक पहुंच चुका था, पूरी डिटेल पहुंच चुकी थी। हेनरी किसिंजर जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को ब्रीफ किया था कि भारत चाह रहा है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम भारत में मिला लें। तो निक्सन ने कहा था कि नो, बात यहीं तक नहीं है, भारत सिर्फ इतना नहीं चाह रहा है, भारत ये भी चाह रहा है कि पाकिस्तान को कमजोर कर दो और कमजोर इस तरह से करो कि वो दोबारा भारत के सामने खड़े ना हो सके। और इसके लिए भारत की कूटनीति ये है कि भारत पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांटना चाह रहा है, पंजाब का हिस्सा, बलूचिस्तान का हिस्सा और फिर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा, यानी
ये निक्सन ने अपनी तरफ से जुड़ा था। अब ये सवाल उठा था कि ये भारत की जो खुफिया जानकारी थी, जो मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने कहा था, वो कैसे लीक हुई, उसको किसने लीक किया? क्योंकि अगर ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लीक नहीं होता तो शायद अमेरिका उतना एक्टिव नहीं होता और भारत को अपना काम करने का मौका मिल जाता। तो दोस्तों, इस बारे में हम चलते हैं फिर 1983 में पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी पत्रकार सिमोर हर्श ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्राइस ऑफ पावर। द प्राइस ऑफ पावर में उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया है, जो हेनरी किसिंजर की ये जो उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिकी जो इनकी बैठक हुई थी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक का जिक्र करते हुए सिमोर हर्श ने लिखा है कि उस समय इंदिरा गांधी के कैबिनेट में एक मंत्री थे जो CIA के लिए काम करते थे, CIA के एजेंट थे और वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उनको $20,000 इस काम के बदले में दिया गया था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या डिसीजन हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए। और उसने नाम लिखा है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, जो बाद में प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, मोरारजी देसाई थे। ये सिमोर हर्श की किताब है, लेकिन इसकी पुष्टि बाद में नहीं हुई। दोस्तों, इसी तरह की किताब लिखी उन्होंने, उनका नाम था थॉमस पावर। थॉमस पावर्स ने भी ये किताब लिखी जिसका नाम है द मैन हु केप्ट द सीक्रेट। द मैन हु केप्ट द सीक्रेट। उसमें एक CIA एजेंट का नाम आया है कि उन्होंने किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में किस तरह से उन्होंने भारतीय सीक्रेट जानकारी को अमेरिका तक पहुंचाया था। उस किताब में भी इस घटनाक्रम का जिक्र है कि इंदिरा गांधी कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो अमेरिका तक पहुंचाए जा रहे थे और उन्होंने हालांकि किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसमें जो लेख है, जिस तरह से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है, उससे 2-3 पे शक जाया गया। उसमें एक यशवंतराव चौहान थे, बाबू जगजीवन राम थे और मोरारजी देसाई तो थे ही। लेकिन दोस्तों, कभी इसकी प्रमाणिक पुष्टि नहीं हुई। खासकर मोरारजी देसाई का तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि 1971 में मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। तो बहरहाल हमारा विषय ये था कि आज बांग्लादेश फिर से वहीं पहुंच चुका है। यानी एक तरह से जैसा आपने देखा, बांग्लादेश में शेख हसीना ने जब अपना पद छोड़ा और भारत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, उसके बाद बांग्लादेश में भीड़ ने बंग भवन पर आक्रमण कर दिया, प्रधानमंत्री के हाउस पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तोड़ फोड़ की। और फिर जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश की मुक्ति का अगुवा कहा जाता है, उनकी स्टैच्यू को तोड़ने का प्रयास किया और कुछ से अति उत्साही बांग्लादेश के नौजवानों ने उन पे शूशूतक करने की कोशिश की। यानी बांग्लादेश के संस्थापक की स्टैच्यू पर शूशू करने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के लोग, खास करके वो लोग जिन्होंने आंदोलन में अभी भाग लिया है, वो बांग्लादेश की आज़ादी और आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को पूरी तरह से भुला चुके हैं। और ये काम ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं निभाई होगी और जो लोग आज भी पाकिस्तान के इशारे पर, जमात इस्लामी के इशारे पर, रज़ाकारों के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो हमने अब बांग्लादेश को जो देखा है, आज के बांग्लादेश को, वो हम कल्पना कर सकते हैं कि 1971 में वहाँ की हालत क्या होगी, वहाँ के बंगाली भाषी लोगों के साथ क्या अत्याचार किया होगा। तो दोस्तों, अब हमारा जो विषय ये था कि उस समय हम बांग्लादेश जब हमारे हाथ में था, पाकिस्तान पे हम एक तरह से जीत चुके थे, तो हमने अपने सारे गोल्स, जो हमारा लक्ष्य था, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बांग्लादेश से पाकिस्तानी समर्थकों को नामो निशान मिटाना, वो हम क्यों नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इसका कारण ये था कि पाकिस्तान उस समय किसी न किसी रूप से, अमेरिका उस समय पाकिस्तान के पक्ष में आ गया था। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर नए विषय वस्तु के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।